कर्नाटक के चुनाव के लिए प्रचार बंद हो गया है। अब एक दिन का विश्राम और उसके बाद 10 मई को मतदान और 13 मई को गणना। तो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, उनकी किस्मत का फैसला 10 तारीख को हो जाएगा और किस्मत के फैसले का ऐलान 13 तारीख को होगा, 13 मई को। लेकिन इस बीच प्रचार तो बंद हो गया, लेकिन माहौल क्या है, क्या मुद्दे वर्क कर रहे थे, क्या रियल इश्यूज थे, थोड़ा बैकड्रॉप पे जाइए तो महीना भर पहले तक विकास, सड़क, पानी, खड़ंजा, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी गाड़ी तो जहरीला सांप, विषकन्या, बजरंग दल, बजरंग बली, एसडीपीआई, पीएफआई, बजरंग दल पे बैन, फिर वोक्कालिंगा, लिंगायत, आरक्षण, केरल स्टोरी तक गाड़ी पहुंच गई। चुनाव आयोग में शिकायत भी हो गई। आप देखिए, ट्रांजिशन देखिए खाली, आप कहां से शुरू हुआ था और कहां तक ये मामला आया। ये भारतीय राजनीति के जो चुनाव होते हैं ना, उसकी एक बहुत ही टिपिकल स्टाइल है कि शुरुआत कहां से होती है और चुनाव के मतदान शुरू होने से पहले तक कहां गाड़ी पहुंचती है। तो जब भी ऐसे सवाल हम लोग पूछते हैं रियल इश्यूज क्या है, तो शुरुआत वहीं से होती है। विकास, कितने स्कूल बनाए, कितनी सड़क बनाई, कितने कामकाज किए, इस पे होती है। लेकिन अंत में प्रैक्टिकलिटी में जब वापस आता है चुनाव, तो वो ये होता है जो कर्नाटक में हुआ। मतलब हर तरह की चर्चाएं, बातचीत हुई हैं। तो इसी के इर्द गिर्द क्या ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले 4, 5, 6 दिनों में कुछ ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, या लोगों ने पहले ही मन बना लिया था, उसी के आधार पर मतदान लोग करेंगे। पता नहीं मुझे, ये तो सब 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि मुद्दे क्या थे, इश्यूज़ क्या थे जिस पे ये चुनाव टिका हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर जी, राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी, और राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही अनुरोध है कि चूंकि चुनाव आयोग की मर्यादा हम लोगों को सीमित करती, कोई भविष्यवाणी या पोल का जिक्र ना करें, मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, तो जिससे कि बिना किसी झंझट के अच्छी डिबेट एक हो सकती है। आज मैं अमिताभ तिवारी से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेफोलॉजिस्ट हैं, आंकड़ों की बहुत बात करते हैं, लेकिन आज हमने आंकड़ों पे बंदिश लगा दी कि आंकड़ों की बात ही नहीं करनी है। तो देखते क्या जवाब देते हैं। तिवारी जी, सड़क, पानी, विकास, खड़ंजा से लेकर के विषकन्या, जहरीला सांप और केरल स्टोरी तक गाड़ी आ गई। क्या है यहाँ का खेल? वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, शुरुआत तो लोकल इश्यूज के ऊपर हुई थी, जैसा आप कह रहे हैं, और किसी भी राज्य के चुनाव में जो लोकल मुद्दे हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। लोकल कैंडिडेट के साथ लोकल मुद्दों का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन जैसे जैसे पिछले 9 साल में अगर हम देखें, जैसे बीजेपी की कैंपेनिंग रही है, वो ज्यादातर प्रेसिडेंशियल स्टाइल रही है। यानी उनकी डिपेंडेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर रहती है कि वो अंत में आकर के रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, और क्योंकि वो काफी पॉपुलर है पूरे भारत में, वो जो है वोटर का जो मन है उसको बीजेपी की तरफ आकर्षित करेंगे और जीत दिलाएंगे। और ये होता आया है पिछले 8-9 साल से। राज्य दर राज्य में ज्यादातर सक्सेस मिलता रहा है बीजेपी को। अब जब प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव होता है, भले ही वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो या फिर गांधी परिवार के लोग हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये लोग जब रैलीज करते हैं तो ये लोग तो नेशनल इश्यूज के ऊपर ही बात करेंगे सर। ये लोग स्टेट इश्यूज या बहुत ज्यादा लोकल इश्यूज के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वहां की स्टेट लीडरशिप और लोकल एमएलए और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात है। तो कांग्रेस ने, अगर आपको ध्यान हो, पिछले 9 साल में 3 जगह बीजेपी को हराया है, जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वहां पर से कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीखें जरूर ली हैं। कोई सीएम चेहरा नहीं होगा, यहां पे भी नहीं है। लोकल मुद्दों की बात होगी,
प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव नहीं करेंगे, मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और क्लियर मैसेजिंग, जैसे यहां भी 5 गारंटीज उन्होंने करी हैं अलग अलग सेगमेंट ऑफ वोटर के लिए। लेकिन एंड में आते आते कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी थी इससे फिसल गई कांग्रेस पार्टी। सांप का जिक्र हो गया, फिर बजरंग बली का जिक्र हो गया, बजरंग दल को बैन करने की बात आ गई। पता नहीं किसी ने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे वो बात उसमें डल गई, अभी तक उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो कांग्रेस की एक आदत रही है कि जो जीता जिताया भी जहां चुनाव होता है वहां अंत में जाकर वो मिस्टेक्स करती है। और कहीं ना कहीं उसने ये प्लेटर पे ये जो इशू है, अभी तक तो मतलब पिछले अगर 8-10 दिन भी नहीं, 5-7 दिन को छोड़ दें तो कांग्रेस एजेंडा ड्राइव कर रही थी, करप्शन के ऊपर बात कर रही थी, जिसके ऊपर बीजेपी बैकफुट पे थी। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर को जो पर्सनल अटैक हुआ और जो ये बजरंग दल को बैन करने की बात आ गई, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होता दिखता है इन टर्म्स ऑफ एजेंडा सेटिंग। अब वो एजेंडा सेट कर रही है पिछले 5-7 दिनों में, और कांग्रेस को सफाई पे सफाई देने पड़ गई। कहीं कोई सफाई दे रहा है कि नहीं, स्टेट तो बैन ही नहीं कर सकता है बजरंग दल को, या हमने ऐसी बात करी ही नहीं है, या फिर हम हर जिले में हनुमान जी की मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और एक ये मूवी की तरह, जैसे आपने कहा, चुनाव भारत में एक उत्सव की तरह होता है और ये एक मूवी की तरह है। अब मूवी में उतार चढ़ाव, दांव पेच होते हैं, और जो लिख रहा होता है स्क्रिप्ट उसको भी नहीं पता होता कि किस तरफ एक्चुअली टर्न ले लेगी मूवी और किधर चलेगी। तो उसी तरह से यहाँ भी होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आखिरी के 4-5 दिनों वाले हैं, ये है वोट में कन्वर्ट होने वाले मुद्दे, इसी पे होगा ना मतदान? देखिए क्या होता है, किसी भी चुनाव में 12 से 15% लोग, अगर आप CSDS का हिस्टोरिकल सर्वे देखेंगे अक्रॉस इंडिया, चुनाव के दिन या उससे 1 या 2 दिन पहले डिसाइड करते हैं वो किसको वोट करेंगे। तो यहां पे तो क्योंकि 3 पार्टियां हैं, विनर और लूजर के बीच में 3 से 5% वोट शेयर का फर्क रहता है सिर्फ, और 12 से 15% लोग तो अभी डिसाइड करेंगे आज कल परसों में सर्वे के अकॉर्डिंग कि किसको वोट करें। और ये लोग जो हैं, जो मैं कहता हूं जिसको स्विंग वोटर हैं, न्यूट्रल वोटर हैं, ये कोई आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं होते किसी पार्टी के साथ, ये लोग नॉर्मली हवा की तरफ जाते हैं, कौन जीत रहा है, दे नॉर्मली बैक द विनर, या किसका माहौल है, कौन सी पार्टी जीत रही है, किसकी सरकार आ रही है, हमारे घर परिवार में लोग किसको वोट दे रहे हैं, कौन सा नेता इस सीट पे आगे चल रहा है, इसके हिसाब से इन वोटर्स का जो चॉइस है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए ये लास्ट के 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चुनाव में, किसी भी कैंपेन में, और ये किसी भी पार्टी के फेवर या उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकते हैं। जी, अब जब अपने पॉलिटिकल मित्रों के साथ चलते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम ग्रोवर जी और सुंदरम जी की तरफ। गुरुप्रकाश पासवान जी और हनुमा जी, गुरुप्रकाश जी, ये मुद्दे भटक गए क्या? मतलब जिस तरह के डिस्कोर्स पिछले कुछ दिनों में डिस्कस हुए, चुनाव कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे आ गया है, क्या भटका हुआ चुनाव है क्या ये? कि असली मुद्दे यही है, हम लोग भटके हुए, एक्चुअली गलत डिबेट चलती रहती चैनलों पे, विकास और फलाना ढिमकाना। असली मुद्दे तो ये है। देखिए, एक बड़ी कड़वी बात है, प्रैक्टिकलिटी है, जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी सुन के बड़ा अजीब से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का मुद्दा है कि ये जो जाति, धर्म, रीजनलिज्म, मेरे मोहल्ले का है, मेरी जात का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले इश्यूज हैं। और जब भी इनकी बात होती है तो हम लोगों को बताया, इस पे कहाँ बात कर रहे हो आप, विकास पे बात करो ना। विकास पे कौन सा चुनाव आज तक कौन लड़ा है? गुरुप्रकाश जी। नहीं नीरज जी, बहुत अच्छा अभी विश्लेषण पूर्व के वक्ता ने किया, और हमें लगता है कि निश्चित रूप से इतिहास में जब कर्नाटक विधानसभा 2023 का चुनाव स्मरण किया जाएगा तो उसको स्मरण करते हुए 2-3 शब्द, 2-3 मुद्दे ही रह जाएंगे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी चुनाव का विमर्श, पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इश्यूज हो, कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, और कमोबेश यही चल रहा था। शिवमोगा में एक बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कर्नाटक के किसानों को लाभ हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर के भी बात आई। लेकिन चुनावी विमर्श भटका कब?
अगर हम एक आकलन करेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 3 प्रमुख ऐसे भटकाव के मोड़ रहे हैं। पहला, जब कांग्रेस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, अमर्यादित टिप्पणी की। दूसरा, बजरंग बली, बजरंग दल को लेकर के कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या आया। और तीसरा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक के संप्रभुता की बात कर दी। मतलब ये बहुत ही अचंभित करने वाले मुद्दे, और हर एक मुद्दों पे 1 घंटे का विमर्श हो सकता है, लेकिन हमेशा चुनावों को प्रमुख मुद्दों से डाइवर्ट करना, कर्नाटक की जनता से संबंधित बातें, कर्नाटक से संबंधित बातें। विपक्ष ने कांग्रेस को इस बात पे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आपने क्या किया है। मैं आंकड़ा देख रहा था नीरज जी, 2009 से लेकर के 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कर्नाटक को कितना पैसा दिया था? मात्र 11,000 करोड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 30,000 करोड़ से ज्यादा की रकम कर्नाटक को दी गई है। वंदे भारत ट्रेन की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 50 लाख टॉयलेट की बात हो, 3 लाख आवास की बात हो, हम इन मुद्दों में बातचीत करने में इंटरेस्टेड रहे। वो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कर्नाटक के हमारे स्थानीय नेता रहे हो, हम लगातार कर्नाटक के, लेकिन गुरुप्रकाश जी, लोगों से बैंगलोर में, गुरुप्रकाश जी, ये हमने कहा ना कि शुरुआती दौर तो यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में फिर देखिए बजरंग दल, पीएफआई, बजरंग बली, विश्वकन्या, इधर सब मामला पहुंच गया था ना। आप लोग की पार्टी कम नहीं थी, मामला वहीं टर्न होके पहुंच गया। नहीं, तो नीरज जी देखिए, मैं अपनी जो मैं बात कह रहा था उसको 10 सेकंड में पूरा कर लूं। हाँ। कर्नाटक के लोगों को, बेंगलुरु के लोगों को रुचि इसमें थी कि एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कर्नाटक में लोगों को रुचि इसमें थी कि कर्नाटक पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना जहां अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाया गया, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा, इस चुनाव का आकलन होगा और चुनाव के आकलन में यह देखा जाएगा। हमने तो सिर्फ जवाब दिया है। आप देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित टिप्पणी करेंगे। देखिए नीरज जी, कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिनको लगता है कि शासन करने का अधिकार उनके पास है। वो इस बात को पचा नहीं पाते, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि प्रधानमंत्री सामान्य परिवार से आते हैं, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। आपको याद होगा नीरज जी, हम लोगों ने बहस भी किया था इस विषय पे। देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी जाती है। कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है, उस पर मत जाइए। लेकिन कर्नाटक के चुनाव को कुल मिलाकर के कोई भी निष्पक्ष आकलन यदि करेगा तो वो यही पाएगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो सकारात्मक मुद्दों पे बात कर रही थी, इश्यूज पे बात कर रही थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जो कभी बजरंग बली, कभी बजरंग दल, कभी कर्नाटक की संप्रभुता, तो कभी प्रधानमंत्री के लिए विषैले सांप सरीखे टिप्पणी की है। हम लोग चुनाव आयोग में गए हैं, 10 सेकंड चाहता हूं, हम लोग चुनाव आयोग में गए हैं और चुनाव आयोग में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 29 है, वो कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर भारत में बनती है तो उसके मेमोरेंडम में ये बातें होनी चाहिए कि वी विल अपहोल्ड द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। जी गुरुप्रकाश जी, जवाब लेते हैं इसका। सॉवरेनिटी ऑफ महाराष्ट्र आप बोल दे, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया होता है, सॉवरेनिटी ऑफ कर्नाटक नहीं होता है। तो बार बार चुनावों को मुद्दों से भ्रमित किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया और ये कर्नाटक की जनता ने देखा है। जी अनुमा जी, धन्यवाद। अनुमा जी, ये जो 2-3 इशू भी गिना रहे थे गुरुप्रकाश पासवान जी, बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करेंगे, आपने इक्वेट कर दिया, जबकि राज्य सरकार पता नहीं कर सकती कि नहीं कर सकती, ये भी एक झंझट खड़ा है। फिर ये सॉवरेंटी वाला इशू क्या है, सब आप लोगों ने भी डिरेल करने में कम है नहीं थे, छोड़ो इधर से उधर कर दिया चुनाव को, है ना। नीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सौम्यता से झूठ बोलते सुन रही हूँ। अभी तक क्या होता था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुने मैंने, वो झूठ जैसा ही बोलते थे। पहली बार सौम्य झूठ सुन रही हूँ, तो इस बारे में टिप्पणी जरूर करूंगी कि झूठ बोला जा रहा है। और सबसे पहली चीज तो यह है कि जो कर्नाटक के चुनाव की पिच थी, वो पिच ही बीजेपी के फेवर में नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में ये लोग पीछे चले गए और दिक्कत ये थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है, इसलिए बार बार पिच बदलने की कोशिश की गई।
पहले रोना धोना हुआ, गालियों की गिनती करी गई, उसके बाद बोला कि ये जो कर्नाटक में बजरंगबली की बात आ गई, बजरंग दल जैसे आतंकवादियों से जुड़े हुए कुछ मामलों में, जिनके राम सिंह का उदाहरण है मध्य प्रदेश का, जो अभी भी जेल में है, तो वो बजरंग दल का और टेरर फंडिंग से था। तो ऐसे दल का संबंध कैसे कोई धार्मिक तरीके से और बजरंग बली हनुमान जी से जोड़ सकता है? पर प्रधानमंत्री ये सब कहते नहीं थके, पूरे समय उन्होंने बजरंग बली की बात की। जानते थे वो कि उनका कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। कर्नाटक के लोगों को मालूम है कि 40% कमीशन खोरी की सरकार है। यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रैक्टर था, जब उसने आत्महत्या की तो वो चिट्ठी में लिख कर गया था। उसके बाद यहाँ बीजेपी के नेता को सबने कैमरे पर देखा है, ऑन कैमरे, कि उन्होंने रिश्वत ली थी। तो उसके बाद वो तब तक गायब रहे, तब तक वो नहीं लौटे। पहले तो जमानत मिली, बाद में फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो लोग देखते हैं, लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी है। एक और झूठ की जो मैं बात करूंगी, जो इन्होंने बोला, मैं कहती हूँ ये जो संप्रभुता वाली आप बात कर रहे हैं, उसका वीडियो चला दीजिए। सोनिया गांधी जी ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो वीडियो चला दीजिए। अगर इतने ही सच्चे हैं तो वो वीडियो दिखाइए। तो मेरा ये कहना है कि खड़गे जी चूंकि दलित परिवार से हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो असल में सवर्णों की पार्टी है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। खड़गे जी की हत्या करने की बातें करते हैं, हमने वो भी सुना है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ये कि लोग जानते हैं कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जो हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, जो हमने राजस्थान में किया और हिमाचल में जो लगातार एक के बाद एक हम अपनी गारंटी पूरी करते जा रहे हैं, इस सब की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए बार बार वो अपनी फेवरेट पिच धर्म पर लाना चाहती है। लेकिन कर्नाटक के लोग ना केवल बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं। अनुमा जी ये बताइए कि जब ये बजरंग दल वाला और पीएफआई वाला हुआ, तो फिर आप लोग ये रिएक्शन में क्यों उतर आए कि हम जिले जिले में बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे? ये सब ये करने की क्या जरूरत थी? आप डिफेंसिव क्यों हो गए थे, अड़े रहते इस पर? नहीं हुए। देखिए, पहली चीज तो हमने यही कही कि बजरंग बली की बजरंग दल जैसे गैंग के साथ तुलना ही अपने आप में बजरंग बली की का अपमान है, और हमारी सबकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कोई डिफेंसिव में नहीं आए। और एक चीज और, मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, वहां जो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो भी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। पर ये सब बताने की बातें हैं क्या? ये हमें क्यों जबरदस्ती उस जगह ठेलते हैं और बार बार अपनी उस राजनीति को, जिसमें वो विभक्तिकरण करना चाहते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में? क्योंकि मीडिया जो है ज्यादातर प्रधानमंत्री के बयान चलाता है। कहाँ चलाता है? कांग्रेस की हुई बातें बहुत कम उसका मौका मिलता है। पिछले 8 दिनों से आप देखिए क्या चल रहा है, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। बजरंग दल की जो खामियां हैं, जिसके ऊपर बीजेपी खुद उससे पल्ला झाड़ती है, उसके बारे में मीडिया, अनुमा जी, मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ने का क्या फायदा? जो आप लोग बोलते हैं हम लोग वही दिखाते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर क्या मतलब, एक मिनट सुनिए ना। अरे आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। अभी इसी चर्चा में आपने फिर एक बयान दिया कि खड़गे जी दलित है इसलिए उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और बीजेपी पूरी ब्राह्मणों और मनवादियों की पार्टी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, अब इस पर डिबेट होगी तो आप डिफेंसिव हो जाओगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। क्यों आप बोलते हैं ऐसा भाई? क्या जरूरत है आपको ये बोलने? मैं नहीं बोलूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि खड़गे जी दलित हैं। हाँ। और वो बराबरी से प्रधानमंत्री के सामने जब खड़े होते हैं तो आप देखिए, अभी आपने पूरी बीजेपी के लिए क्या बोला? मैंने यही कहा कि उनको दलित, उनके होने से, उनके दलित नेतृत्व से नहीं, मैं रिपीट करके सुनाऊं? ये शो रिपीट होगा, आप खुद सुन लीजिएगा। आपने बोल दिया है। रुक जाइए, गुरुप्रकाश पासवान जी मानी जाती है, इसलिए उससे दुख होता है कि खड़गे जी जो गुरुप्रकाश जी जब जवाब तो दे दीजिए उनको, उनकी पार्टी के लिए बोला है। गुरुप्रकाश जी आप कुछ दिखा भी रहे थे मोबाइल पे, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ खड़गे जी से उनको बीजेपी को प्रॉब्लम है, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी बता रही हूँ कि उनकी हत्या की बात की गई है। तो आपने उस सब पे कोई बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अभी आपके पास आ रहा हूँ। अनुमा जी अरे मैं इनके ऊपर नहीं बोलूंगा जी, बोलिए। हाँ धन्यवाद। अपने अपने पार्टी के संस्कार होते हैं नीरज जी। खैर, कांग्रेस पार्टी का विधिवत ट्विटर हैंडल है, और आपको मैं आभार व्यक्त कर दूंगा, आपने चलाया भी। कांग्रेस अभी बोल रही थी कि आप दिखाओ कांग्रेस पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल @INC इंडिया, जो कि वेरीफाइड है। उसमें लिखा है, कांग्रेस पार्टी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 करोड़ कर्नाटकास। नंबर 1।
नंबर 2, कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू पोज अ थ्रेट टू कर्नाटका सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी। ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत ट्विटर हैंडल है जहां पे ऐसा कहा गया है। आपका पहला झूठ यहां पर्दाफाश हो गया। आप कहते हैं कि और लोग सौम्यता से झूठ बोलते हैं, आप तो इन्हीं और फेस झूठ बोलते हैं। आपको अभी तक मैं बीच में नहीं बोल रहा था नीरज अनुमा जी प्लीज, नीरज जी, मैं अनुमा बीच में जी नहीं बोल प्लीज, रहा था। देखिए आपके बीच में नीरज जी नहीं जब बोल ये रहे। हाँ आप ही बोलिए, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, बहुत शांति से डिबेट चाहिए हमको। आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आप जब वो आप हाँ नीरज जी, मतलब वो एक संस्कारी डिबेट हो तो अच्छा है। धन्यवाद नीरज जी। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जहां वो कह रहे हैं कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू पोज थ्रेट टू कर्नाटका's रेपुटेशन, सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी। अखंडता और संप्रभुता राष्ट्र की होती है, किसी प्रदेश की नहीं होती है। कल को आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश की अखंडता और संप्रभुता है, कल को आप बोलेंगे बिहार की अखंडता और संप्रभुता है। किस बात को, आप देश की राजनीति को किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? और आप इनका अहंकार देखिए, कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके मन में ग्लानि होती तो इस ट्वीट को अभी आपने डिलीट किया होता। आपने ट्वीट तक नहीं डिलीट किया है। आपको लगता है कि आपका पाखंड, आपका घमंड आपको पार कराएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। और आप बार बार कहते हैं, भाई हम तो स्वागत करते हैं। आपने तो आज लाइव शो पे कबूल कर लिया इस बात को, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, हम तो सबकी पार्टी हैं। आप सवर्णों की पार्टी नहीं है क्या? चलिए अच्छा है कि आपने कह दिया कि आप सवर्णों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि देश को, समाज को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटना बंद करिए। आप लोगों ने आज तक यही काम गुरु किया भाई है। रुकिए, आप अपने देश में को तोड़ना चाहते हैं, आप बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। जी अब मैं जाऊंगा ग्रोवर जी और नागराजन जी के पास। देखिए मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा ना मैडम। देखिए मैंने कहा था ना शुरू से कि असली मुद्दे कुछ और होते हैं सर। ये सब विकास पता नहीं कहाँ के मुद्दे, आई डोंट नो। आप देखिए अभी तत्काल जो चर्चा हुई उसमें क्या बोले गए हैं, और रिपीट सुन सकते हैं। ये शो सोशल मीडिया भी दिखेगा और रात में रिपीट भी होगा। ग्रोवर जी, असली मुद्दा यही है ना जिस पे वोट पड़ेगा? कर्नाटका के मन में क्या है, यही है क्या? नीरज, जब आपने प्रोग्राम की शुरुआत की तो आपने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से कैंपेन शुरू हुआ था, हाँ। जहां भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस तरह के आरोप सरकार पर लगे थे, वो बाय इटसेल्फ एक ऐसा मोमेंटम था इस कैंपेन में कि लोगों का आक्रोश को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, पर कांग्रेस पूरी तरह से कर नहीं पाई क्योंकि खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के आरोप और अन्य आरोप उन पर लगते आए हैं। तो शायद वो एक प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं कर पाई थी उसको लेकर के। एक पुरानी कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ये चुनाव प्रचार पिछले 10 दिन में जिस तरह से इसने रुख बदला है, ऐसा लग रहा है कि हर राजनीतिक दल जो है वह कहीं ना कहीं मतदाताओं के जो मुद्दे हैं उनसे दूर होता हुआ सिर्फ अपनी ही एक पॉलिटिकल बैटल में सीमित रह गया है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह के लगे बातें बजरंग दल की जगह बजरंगबली बोला जा रहा है, या सॉवरेनिटी का मुद्दा हो या अमूल नंदिनी का मुद्दा हो, ये शायद सामान्य जो जनजीवन है लोगों का उससे उतना कनेक्ट नहीं रखता है। और ये चीज को साफ तौर से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन में जिस तरह से रुख बदला, ये शायद कहीं ना कहीं मतदाता जो है इस समय पर कंफ्यूज है कि वह किसको वोट दे, किसको वोट न दे। मेरी 2 दिन पहले एचडी कुमारस्वामी से बात हुई तो उन्होंने भी जिस तरह का ये कैंपेन चल रहा है तो उन्होंने कहा कि जो किसानों के मुद्दे हैं या जो लोकल मुद्दे हैं, शायद वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, बाकी में तो शायद ये मुद्दों को जोड़ा ही नहीं गया है। उन्होंने उल्टा एक सवाल मेरे से पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री जो है वे किसी भी राजनीतिक नेता जो उनकी पार्टी के हैं उनका जिक्र तक नहीं कहीं पर कर रहे, और क्या ऐसे में वो क्या आश्वासन देना चाहते हैं मतदाताओं की कर्नाटक को कौन चलाएगा। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं कुमारस्वामी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्लियरली जो लोग चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, बैड रोड्स का मुद्दा है और करप्शन का जो मुद्दा है, शायद उसके बारे में किसी भी राजनीतिक दल ने
कोई भी आश्वासन नहीं दिया है कि अगर वे सरकार बनाएंगे तो वे किस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर आपने उनको जवाब क्या दिया, कुमार स्वामी जी को आपने क्या बताया उनको? देखिए मैं खुद उनसे सवाल पूछने गया था कि कैसा उन्होंने उनको पलट लग के रहा है, आपसे लेकिन पूछ लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्टा मेरे से सवाल पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं चलते, क्योंकि आई कांट बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर द बीजेपी। बट क्लियरली ये जो है लोगों के मन में साफ तौर से दिख रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो इस मुंबई सरकार की इनएफिशिएंसी या मुंबई सरकार की करप्शन के मुद्दे हैं जिसको लेकर के 72 नए चेहरों को टिकट दिया गया था, उसके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ जो प्रधानमंत्री ग्रोवर साहब, क्या narrative जनता के बीच में कर रहे हैं, जनता कांग्रेस के उसको बीच ही में फॉलो करती नजर आ रही है। ग्रोवर सर, जनता के बीच में ये इश्यूज जो आप जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नंदिनी और अमूल, इन सब की चर्चाएं हैं क्या जनता के बीच में? जी बिल्कुल है, क्योंकि फिर जैसे पिछले एक हफ्ते से बरसात यहाँ पर हुई है, फिर पॉटहोल सड़कें हमारे सामने हैं, फिर उस तरह के जो ट्रैफिक जैम के इश्यूज हैं या अन्य प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो लोग हैं उनको रोज इसी चीजों से जीवन बसर करना पड़ता है। जी। और लोग भले ही भ्रष्टाचार की बात करें तो वो जोड़ के देखते हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार था बीबीएमपी में, उसके चलते खराब सड़कें बनती थी, जिसके चलते लोगों की मौत होती थी बिकॉज ऑफ पॉटहोल रोड्स। तो ये चीजें लोग भूल नहीं पाते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वह जो साफ तौर से दिख रहा है वो है लिंगायत समाज में जिस तरह से एक नेग्लेक्ट की फीलिंग जो दिख रही है, उस पर काफी लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं। क्यों कि जिस नेग्लेक्ट तरह से फीलिंग क्यों है सर? येदियुरप्पा जो कह रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा वोट डिसाइड करते हैं, वो क्या नेग्लेक्शन क्या है उनका क्या हो गया उनको? देखिए जहां तक लिंगायत समाज था, बिकॉज आप भी जानते हैं कि येदियुरप्पा ने जिस तरह से इस पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया दक्षिण भारत में, शायद जो उनकी मेहनत थी 2006 में और 2008 में, उसके चलते ही पार्टी ने यहाँ पर पांव जमाए थे। और जिस तरह से उनको भी अपने बेटी की टिकट के लिए, तो ये नाराजगी कुछ मतदाता है जो जरूर जाहिर करना चाहते ओके, हैं कि बीएस लेकिन येदियुरप्पा मैंने सुना कि उस बहुत साथ सारे नहीं लेकर चल रहे। लिंगायत के नए लोगों को टिकट दिए गए हैं और हर पार्टी एक ऐसे दौर से गुजरती है जब वो नए लोगों को प्रमोट करना चाहती है, और बीजेपी से बहुत माहिर है, वो एक झटके में सारे टिकट काट के नए लोगों को दे देती है। ये इनका प्रयोग कई बार बहुत सफल, सक्सेसफुल भी रहा है। नागराजन साहब, पिछले 4-5 दिनों में माहौल कुछ बदला है क्या? पिछली बार जब आप आए थे तो कह रहे थे कि एक आपने बहुत अच्छी थ्योरी हम लोगों को समझाई थी कि 30 सीटें हैं जो पता नहीं कहाँ जाएंगी, और 2/3 लोग ऐसे हैं जो हर पार्टी से चुनाव के एक बार लड़ चुके हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिनों आपने ये भी कहा था कि अभी मोदी फैक्टर नहीं आया है, अब आ चुका है फुल फ्लेजेड। क्या माहौल बदला है? 2-3 चीज उससे पहले मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूं। हाँ, ये है जो सिविक इश्यूज है ना, तो लेजिस्लेचर होते हैं, ये तो कानून बनाने के लिए इनको चुना जाता है। सिविक इश्यूज को तो वहाँ का जो कॉरपोरेशन काउंसलर वगैरह वो करना है। लेकिन हमारा जनता क्या है, एमएलए से ही सिविक इश्यूज को वो मांगते हैं। रोड ठीक नहीं है, ये कानून बनाने के लिए जाते हैं एमपी या एमएलए। एक चीज है, आप मुझे बताइए पिछले 10 साल या 20 साल अमिताभ जी बैठे हैं, इश्यू बेस्ड या कोई ऐसे इश्यूज बेस्ड कहाँ चुनाव जीता गया है? तब चुनाव में आखिर वक्त में इमोशनल इश्यू जो रिलीजियस होता है, कास्ट के ऊपर होता है और कुछ होता है, उसी इश्यू हावी हो जाता है। किसी ने नहीं कहा, एक वरिष्ठ नेता, हिंदुस्तान का अभी जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनको प्रधानमंत्री को विष का पॉइजनस स्नेक करने के लिए कहने के लिए किसी ने नहीं कहा। Why they have given a handle to the BJP first, please, actually. Otherwise, it was going smoothly. The another person, Basavarao Yetna, he from Dharwad district, he said that Congress अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, वो ऐसा है करके, वो भी उनको विषय कन्या कर दिया। ये सब इश्यू बनाने में क्या है, ये दोनों, ये भी मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, यत्नाल रेलवे मंत्री थे और प्रदेश में मंत्री थे, 5-6 बार ये एमएलए भी, एमपी एमएलए थे। वो खरगे साहब भी इतना वरिष्ठ नेता है,
आप छोटे मोटे कहीं लोकल नेता को ऐसे भाषण देते हुए उनको आप माफ कर सकते हैं। किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे भाषण देंगे तो यू आर अननेसेसरली गिविंग ए हैंडल टू बीट यू। ही ओनली स्टार्टेड दैट। तो दैट काइंड ऑफ एन इश्यू इट ऑल कम एंड इलेक्शन तो एक्रिमोनियस हो जाता है। ये कोई इसका कोई हम रोक नहीं सकते हैं। कभी मणिशंकर अय्यर ने कहेंगे, कभी और दूसरा लोग ने कहेंगे, ये सब बड़े लोग ही कहते हैं। छोटे लोग कहते हैं वो तो मीडिया में आता ही नहीं, छोटे छोटे कहाँ। तो नागराजन जी, इसका क्या जनता, जैसे हमने कहा कि असली मुद्दों पे क्या होगा, कहाँ से वोट पे कन्वर्ट होगा, यही रियल इश्यूज है क्या? मुझे आपने एक पाबंदी लगा दिया है ये आंकड़ों के बात हाँ, वो चूंकि सर वो चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई है, मैं क्या करूं, मैं हम सब लोग मजबूर हैं पूरा पुराने आंकड़ों का एक जिक्र देता हूँ, रेफरेंस खाली। हाँ, रेफरेंस का 94 से लेकर अभी तक पिछले 2008-18 तक 6 चुनाव हुई है। कर्नाटक में हमेशा त्रिकोणीय चुनाव होती है। कर्नाटक में हमेशा त्रिकोणीय चुनाव होते हैं। ये जनता दल और बीजेपी का इमरजेंस 94 में ही हुआ, उससे पहले उनका बड़ा अस्तित्व नहीं। इस 6 चुनाव में 3 चुनाव में ये तीनों मिलकर, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों मिलकर 71 से 82-83 तक वोट पाए थे। तब ये हंग असेंबली हुआ। पुराना इतिहास बता रहा हूं मैं आपको जी। 6 चुनाव में 3 चुनाव, जब 3 चुनाव आउट ऑफ द 6 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, these 3 parties put together, they garnered around 85 to 92% of the votes, and they garnered 200 seats. So that time it went as a hung assembly. So whenever the vote percentage of these 3 parties put together, उन लोगों को 82 तक, 71 से 82 तक है, तब इसका निर्णायक एक वर्डिक्ट आया था जी इलेक्शन में। ये 3 बार निर्णायक वर्डिक्ट आया था, 3 बार हंग असेंबली आया था। अभी क्या है, जो बहुत फर्क भी नहीं है। जो पिछली बार हुआ था उस समय बीजेपी को 36.3% और 4% मिला था, कांग्रेस को 38% मिला था। लेकिन सीटों में तो अंतर था, 24 सीट का अंतर था, 24-25 सीट का अंतर था, क्योंकि वो रीजनल डिस्पैरिटी। क्योंकि जी, तो नागराजन जी एक ब्रीफली, मतलब एक वन लाइनर हम आपसे चाहते हैं कि क्या ये जो सेटअप एक बन रहा था वो रिशफल हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, जिस तरीके से धुआंधार प्रचार सारी पार्टियों ने किया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सबने किया बहुत धुआंधार, तो ये सेटअप रिशफल हुआ है? मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी, आप वेदर यू लाइक हिम और नॉट, ही इज अ जादूगर। ओके। पिछले 7-8 साल 9 साल से वो जब वो चुनाव मैदान में उतरते हैं, आखिरी वक्त वो पलट देते हैं। आप कह सकते हैं उसका अपवाद है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पलटे? हाँ, उसका अपवाद तो होता है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। लेकिन उत्तराखंड में पलट गया था। हाँ, झारखंड में भी हार गए वो। लेकिन हमेशा क्या है, उनका एक होता है, वो अननेसेसरी व्हाई यू गिव हैंडल टू हिम, ये उसमें डालने के लिए नहीं था। ये आप जो काम सत्ता में आके कर सकते हैं, आप पोलराइजेशन को मन में रखे। उनका क्या है, कांग्रेस को मुस्लिम मतदाता एक तरफ ना हो जाए या बंट जाए जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, वो हमारे पास ही रहे। इसलिए उन्होंने बीएचपी को बैन करने के लिए पीएफ के साथ तुलना करके उन्होंने कहा, फिर वो बैकफायर हो गया उनको। जी नागराजन सर, ये जो इश्यूज है ना, जैसे 4% की जगह 6% आरक्षण दूंगा, पीएफआई बजरंग दल का कंपैरिजन, मतलब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सजेस्ट नहीं करती है। आप प्लेट में सजा के इश्यूज दे रहे हैं, जो मैन्यूवरिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
नहीं, वो तो दोनों ही करेंगे, क्योंकि पिछले जो 18 के चुनाव में तो सिद्धरामैया जी ने कहा तो ये लिंगायत अलग रिलीजन है करके, वो लिंगायत को अलग करने के लिए, उनका फूट लाने के लिए उन्होंने कहा था। ये सब दोनों तरफ करेंगे, ये एक ही तरफ नहीं करेगा, ये दोनों तरफ करेंगे इसका। लेकिन लोग इससे, कांग्रेस का बहुत बड़ा एक इश्यू है, उसका कितना जो असेसमेंट हुआ है मुझे मालूम नहीं है। जो 5 वादे किए हैं उन्होंने, 2000 रुपए देना और 200 यूनिट देना, ये और ग्रेजुएट्स को 1500 रुपए देना, ये सब कहां तक गया है और लोगों का रिएक्शन क्या है, मीडिया में भी बहुत ज्यादा नहीं देखा जी। ये लेकिन पोटेंशियल है जी नागराजन जी, हाँ इसमें कई सारे इश्यूज हैं। जैसे हमने जो घोषणा पत्र में बहुत सारे चुनावी वायदे किए जाते हैं, अदर देन ये सब इमोशनल वाले या जो हीटेड टॉपिक्स हैं कि ये किसको क्या मिलेगा, ये इस पे तो मतलब मीडिया की भी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा था सर। नेताजी लोग बात नहीं कर रहे, हम क्यों बात करें, हमारी क्या दिलचस्पी है कि 1500 रुपए किसको मिले, 1000 रुपए किसको मिलेंगे। नीरज जी, आई बेग टू डिफर। हाँ, ये क्या है, एक बुलेट पॉइंट पर के 5 पॉइंट प्रोग्राम करके राहुल गांधी और जो कांग्रेस नेता जगह जगह जहां गए हैं, हाँ। वो बोले थे उसको मैंने एक भाषण सुना था जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में या भागलपुर में। सर नागराजन सर, मी टू बैक टू डिफर। कैसे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई बार क्या होता है ना, कोई मुद्दा नैरेटिव्स के तौर पे बड़ा हो जाता है और चिपक जाता है। जैसे दिल्ली में जो फ्री बिजली है उसको बहुत बढ़िया से सेल किया केजरीवाल जी ने। ऐसा नहीं कि उसके बाद बाकी राज्यों में फ्री बिजली के वायदे नहीं किए गए, किसान कर्ज माफी के वायदे नहीं किए गए, वो चिपक नहीं पाया, वो नैरेटिव बन नहीं पाया। इसलिए मुझे नहीं लगता कर्नाटक में ये मुद्दा बना था कि फ्री मुद्दा तो ये सब इधर जो दूसरे वाले हैं ये बने हैं। इसमें भी आपसे डिफर करता हूं। अरे वाह सर, बताइए। गुजरात में 12% वोट है, वो गारंटी कार्ड की वजह से ही उनको मिला था। इसको एम्पिरिकल जो स्टडी के बाद इसको बताना है। एम्पिरिकल स्टडी किसी ने करना है, किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट करना है या किसी पत्रकार करना है। 12% वोट उनको मिला था, वो फ्री बी का गारंटी कार्ड वो बांटे गए, उसी की वजह से मिला था उनको। जी नागराजन जी, मैं सर एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। बहुत दिलचस्प मोड़ पे आप डिबेट ले आए हैं। ये जो मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज कोई न ले। बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर एक होता है कि कौन आदमी क्या कह रहा है, इससे वो नैरेटिव बनता है, उससे वो इशू बनता है। जैसे यूपी चुनाव के समय लॉ एंड ऑर्डर को लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन के कैंपेन में योगी जी ने मुद्दा बना दिया और उसी पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। देखिए, खड़ंजा, मकान, दुकान, नल, टॉयलेट, ये सब बात है। जान है तो जान है, पहले लॉ एंड ऑर्डर। तो उसको कैसे आप सेल कर रहे हैं और जो सेल कर रहा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, मुद्दा इससे बनता है ना। जैसे बेनिफिशियरी का मुद्दा बहुत आराम से बनता है कि भाई हमने इतने लोगों को घर दिया, टॉयलेट दिया, ये सब दिया। तो खैर हम लोग भटक रहे हैं, वापस कर्नाटक पे आएंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेना है, लौट के आते हैं, कर्नाटक की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।